कैसे? साथ बेटा हम वेव्स की बात कर रहे थे और आपको मैंने जो है वेव्स से मुतलक इस प्रीवियस लेक्चर में अगर देखें तो हम इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात की थी। उससे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात देखी थी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ की बात देखी थी कि उसमें क्या होता है, और उससे पहले हमने टाइप्स ऑफ वेव्स की डिस्कशन की थी। सो बेटा डॉपलर इफेक्ट एक वेव्स से रिलेटेड फिनोमेना है और ऑल टाइप ऑफ वेव्स के अंदर ये इफेक्ट होता है। अब डॉपलर इफेक्ट होता क्या है कि इसको पहले मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक सोर्स है। ये सोर्स एस है। सोर्स किस चीज़ का? जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे इस केस में मैं सोर्स हूँ, आप ऑब्जर्वर हो, और मैं और आप दोनों रेस्ट पे हैं। तो जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, आपको जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है या आप जो परसीव कर रहे हो फ्रीक्वेंसी, वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ किसी और फ्रीक्वेंसी के साथ और आपको रिसीव हो रही है कोई और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेकिन जब सोर्स मूव करना शुरू कर दे ऑब्जर्वर की तरफ, लेट्स से यहाँ पे ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, सोर्स जो है वो मूव, अगर सोर्स भी रेस्ट पे है पहली बात, और ये भी रेस्ट पे है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, जिस जिस फ्रीक्वेंसी से ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो लेट्स से एफ एस है। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड या कोई भी वेव। जो फ्रीक्वेंसी ये परसीव कर रहा है, जो इसको मिल रही है, वो एफ नॉट है। एफ नॉट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी बाय ऑब्जर्वर। और एफ एस जो है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। अगर ये दोनों रेस्ट में है बेटा, तो एफ नॉट विल बी इक्वल टू एफ एस। ठीक हो गया बात? इफ बोथ आर एट रेस्ट। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सोर्स बेटा मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, और द सोर्स इज मूविंग विद वेलोसिटी वी एस, और ऑब्जर्वर जो है वो आपके पास रेस्ट पे ही है। अब क्या होगा? अब जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द सोर्स फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द मोशन ऑफ द सोर्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। अब ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा होगी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी से, वो डिपेंड करेगा इस सोर्स की सोर्स की स्पीड पे, और इसके अलावा जो है जो स्पीड ऑफ वेव्स इन दैट मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो वी इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वी इज स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। अगर दूसरी बात कि सोर्स से दूर जा रहा है, आवाज आ रही है बेटा आपको? जी सर। सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ये रेस्ट पे है, एफ एस इज द फ्रीक्वेंसी जिससे ये, जिस फ्रीक्वेंसी से सोर्स वेव्स एमिट कर रहा है, और नाउ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वर, सो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी नाउ इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी। सोर्स इज मूविंग अवे, तो ऊपर वाले में सोर्स इज मूविंग टूवर्ड। यही फिनोमेना होगा कि अगर सोर्स रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो। क्या? अगर सोर्स रेस्ट पे हो, ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूव कर रहा हो, तो फिर भी यही फिनोमेना होगा। फिर भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट पे है। अगर ऑब्जर्वर सोर्स से दूर मूव कर रहा है, फिर फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना, कि व्हेन द सोर्स और ऑब्जर्वर हैव relative motion, then the observed frequency will be different than the actual frequency, and this phenomena is known as Doppler effect.
इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से बेटा आपके पास ये सोर्स है और ये वेव्स एमिट हो रही हैं, ये वेव फ्रंट्स हैं, और ये ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे आपके पास रेस्ट पे है। तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होगी। वेवलेंथ इज एवरीवेयर सेम। थोड़ा बहुत अगर मेरे डायग्राम से आपको लग रहा है तो वो ड्राइंग की वजह से है। सो जो यहाँ से वेवलेंथ इमिट हो रही है, जो वेवलेंथ है वही वही यहाँ पे पहुंच रही है। सो इनके बीच में कोई चेंज नहीं है, सो बोथ आर एट रेस्ट। सो देर इज नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। लेकिन अगर सोर्स मूव करना शुरू कर दे, दिस इज सोर्स और दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो फिर क्या होगा? फिर आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन नजर आना शुरू हो जाएगी। नाउ दिस सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सो इसको जो वेवलेंथ मिलेगी उस वेवलेंथ में देखें डिक्रीज आ गया है। एक्चुअल वेवलेंथ ये थी और ये सोर्स है आपके पास, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई है। अगर एक ऑब्जर्वर यहाँ पे स्टैंड कर रहे तो उसके लिए वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। सो इसलिए वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो गई है तो दैट मीन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। ठीक है। जी। इफ द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स दिस ऑब्जर्वर ए, सो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ ऑफ ए कह दें, और इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ एस है। एफ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एस। जो फ्रीक्वेंसी इस ऑब्जर्वर बी को मिल रिसीव होगी, एफ ऑफ बी, दैट विल बी स्मॉलर देन एफ ऑफ एस। वेवलेंथ इंक्रीज होने का मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ठीक हो गया बेटा? जी सर। अब हम उस मैथमेटिकल फार्मूला पे चलेंगे कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज वी एफ एस ओवर वी प्लस माइनस वी एस। ये फार्मूला आपको पेपर के फ्रंट पेज पे गिवन होता है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको समझना है कैसे। दिस इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, और दिस इज स्पीड ऑफ सोर्स। सोर्स फॉर एग्जांपल एक गाड़ी हॉर्न बजाती आपकी तरफ आ रही है तो दैट इज सोर्स। सो उस गाड़ी की जो स्पीड है वो वी एस, और वी क्या है? स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम। अब प्लस माइनस में से कैसे लगाएंगे, कौन सा आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ओवर x। अगर आप x को इंक्रीज करते हो तो y क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर x को डिक्रीज करोगे y इंक्रीज होगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास दो साइंस है, एक प्लस है एक माइनस है। इनमें से चूज करना है कि कब कौन सा लगाना है। जब सोर्स व्हेन सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो आपको मैंने बता दिया था कि फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ जाती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर को कम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर कब कम होगा? जब माइनस साइन लगाएंगे। तो फिर आपके पास फार्मूला क्या बनेगा? वी एफ एस ओवर वी माइनस वी एस। इज दैट क्लियर? इफ द सोर्स is moving towards the observer, then f naught will be greater than fs, और फार्मूला कौन सा लगेगा? vfs over v minus vs। ठीक है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें कि अगर मैं कहता हूं बेटा कि इफ वी एस इज जीरो, मतलब सोर्स इज नॉट मूविंग, सोर्स इज एट रेस्ट, तो फिर इस फार्मूले के मुताबिक यू शुड गेट वी एफ नॉट शुड बी इक्वल टू एफ एस। वी एस इज जीरो, सो दैट विल कैंसिल विद दिस, सो एफ नॉट इज इक्वल टू एफ एस। ये बात ट्रू हो रही है। जी। लेकिन अगर सोर्स मूव कर रहे, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सोर्स मूव कर रहे, उसकी स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लेट्स से साउंड वेव्स ही हैं, तो दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर। और जो सोर्स फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा था असल में, वो लेट्स से 80 हर्ट्ज था। एफ नॉट विल बी इक्वल टू वी, दैट इज 330 टाइम एफ एस, दैट इज 80/330 माइनस 100। सो दिस शुड बी इक्वल टू 330 टाइम 80/220। तो आप देख लें कि 330/220 करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट विल बी ग्रेटर देन 1। और 80 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर आपके पास है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी। 11 से काट देता हूँ। दैट इज़ 120 हर्ट्स बेटा। जी। ये 120 हर्ट्स उसको परसीव होगी, उसको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्स मिलेगी, लेकिन असल में कितनी है? 80 हर्ट्स है। सही। और अगर आपके पास सोर्स, ये फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी एम्बुलेंस है जो इसकी तरफ आ रही है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, तो फ्रीक्वेंसी ये जो एमिट कर रही है साउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी 80 हर्ट्स है, इसको मिल रही है 120 हर्ट्स। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रही है ना बेटा, तो इसके डिस्टेंस से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फर्दर इसके क्लोज आएगी तो फ्रीक्वेंसी में फर्दर चेंज कुछ नहीं होगा। उसको 120 हर्ट्स मिल गई है, तो उसको 120 ही फ्रीक्वेंसी मिलती रहेगी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, कि वो उसकी तरफ आ रही है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज होता जाएगा। नहीं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो चेंज आ गया वो आ गया। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट कर रही है, फिर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इंक्रीज होती जाएगी। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इज कांस्टेंट, दैट इज नॉट चेंजिंग। अगर वेलोसिटी ऑफ द सोर्स चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे, जब ये इधर था तो उस वक्त वेलोसिटी कुछ और थी, फ्रीक्वेंसी कुछ और मिली। जब ये इधर था तो वेलोसिटी कुछ और थी, फ्रीक्वेंसी कुछ और मिलेगी। जब आगे जा रहा है तो वेलोसिटी कुछ और है, फ्रीक्वेंसी कुछ और मिलेगी। सो अगर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, तो दैट मीन के डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, अगर सोर्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अगर सोर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर फर्दर चेंज नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस। इफ सोर्स इज मूविंग अवे, देखो बेटा साथ साथ दूसरी चीज भी, कि अगर सोर्स की तरफ आ रहा है ये, सोर्स की तरफ, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वेवलेंथ, जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है वो एक्चुअल वेवलेंथ से कम है। ठीक है, जो यहाँ पे आप इस डायग्राम से विजुअलाइज कर सकते हैं कि वेवलेंथ इसको जो है वो एक्चुअल से कम मिल रही है। और अगर सोर्स दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो वेवलेंथ जो है वो दैट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेवलेंथ। ठीक है। सो सोर्स इज यस। मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और इन अवर सिलेबस ऑन ऑब्जर्वर एट रेस्ट वाला केस कंसिडर किया जाता है। लेकिन डॉपलर इफेक्ट फिर भी होगा कि अगर सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो।
या सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, दोनों अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हो, फिर भी होगा। तो रिलेटिव मोशन की वजह से होता है। सो इफ सोर्स इज मूविंग अवे, देन observed frequency will be VFS over V प्लस VS। नीचे डिनोमिनेटर को आप ग्रेटर करना है, प्लस लगाने से होगा, ताकि एफ नॉट की वैल्यू क्या हो, कम हो। सो नाउ एफ नॉट विल बी स्मॉलर देन एफ एस। नजर आ रहा है? इस फार्मूले जी में सोर्स की, ऑब्जर्वर की कोई वेलोसिटी नहीं आई, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो सोर्स की तरफ, सोर्स रेस्ट पे हो, तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फिर उसका फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सोर्स की मोशन है, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ट्रीट किया जाता है। तो इस सूरत में अगर सोर्स, ऊपर वाला ही केस करते हैं कि अगर गाड़ी उसकी तरफ आ रही थी विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, तो उसको फ्रीक्वेंसी मिली 120। अगर गाड़ी उससे दूर जाती है, इसी क्राइटेरिया VS 100 मीटर के साथ दूर जाती है, तो फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी विल बी, वेलोसिटी ऑफ साउंड था 330, सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी थी याद है ना? 80 ओवर 330 प्लस सोर्स की वेलोसिटी क्या थी? 100। आप बेटा मुझे बताएंगे इसका आंसर जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर आपने पास रखें। 33 टाइम 80 करो प्यारे बच्चे, ओवर 43 कर लो। क्या आंसर आता 55.8। है अब? ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज 55.8 हर्ट्स, दैट इज स्मॉलर देन 80। ठीक है। अब क्या हुआ? जब ऑब्जर्वर यहाँ पे नहीं खड़ा सॉरी, है। 61। जी? 61। 61 था? जी। क्यों, पहले गलती हो गई? हम्म। दोबारा जरा वेरीफाई कर लेना यार। अच्छा, सोर्स बेटा इसकी तरफ आ रहा था, ऑब्जर्वर की, और सोर्स जो सायरन बजाता जा रहा है वो 80 हर्ट्ज से बजा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 80 हर्ट्ज। जब ये इसकी तरफ आ रहा था, इसको फ्रीक्वेंसी मिली थी कितनी? 120। 120 हर्ट्ज इसको मिली जब ये इसकी तरफ आ रहा था। लेकिन जब इससे गुजर जाएगा आगे, व्हेन इट पासेस थ्रू दिस पर्सन, तो फिर ये दूर जा रहा है, फिर इसको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल रही है? 61। फिर 61 मिल रही ना? तो ऑब्जर्वर को पहले 120, फिर 61। So when source is approaching, moving towards with constant velocity, ये याद रखना, तो frequency was 120 hertz. When moving away, so frequency is 61 hertz. असल में फ्रीक्वेंसी क्या थी? असल में क्या थी? 80। 80 हर्ट्ज। तो ओवरऑल चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे, असल फ्रीक्वेंसी थी, वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, और इस एक्सिस पे लेट से टाइम है। असल फ्रीक्वेंसी ये है, लेट से ये 80। जब सोर्स उसकी तरफ आ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी जो थी 120। जब इस टाइम पे लेट से सोर्स उससे आगे चला गया, उस वक्त फ्रीक्वेंसी है 61। 61 और 120। ठीक है बेटा? तो ये ओवरऑल चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो उसने ऑब्जर्व किए? 120 से 61। और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो उसकी तरफ आ रहा था जितना चेंज था, जब उससे दूर चला गया है ये चेंज इक्वल नहीं है। मतलब
80 से 120, 40 का चेंज था। जब उससे दूर जा रहे हैं तो 80 से 61, 19 का चेंज है। दिस चेंज इज नॉट इक्वल। सो ओवरऑल चेंज अगर पूछेगा तो दैट इज 120 माइनस 61, दैट इज ओवरऑल चेंज। कितना होता है ये? 59 हर्ट्स। जी। 59 हर्ट्स। सो आप कैसे डिफाइन करोगे बेटा इस फिनोमेना को? अब इसकी डेफिनेशन पे आएंगे। डिफाइन डॉपलर इफेक्ट, apparent change in frequency of waves due to relative motion of source and observer। ये याद रखना, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। रिलेटिव मोशन होने का मतलब ये है कि अगर ये सोर्स है, ये भी इधर जा रहा है और ऑब्जर्वर भी आगे जा रहे हैं, और दे आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, 60 मीटर पर सेकेंड लेट्स है, तो देर विल बी नो नो चेंज, क्योंकि दोनों की रिलेटिव मोशन है ही नहीं। रिलेटिव मोशन तब होती है कि ये रेस्ट पे उसकी तरफ आ रहा हो, ये रेस्ट पे इसकी तरफ आ रहा हो, ये दोनों की वेलोसिटीज का फर्क हो। तो हमारे सिलेबस में एक सिंपल केस है उसका कि सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ठीक है, हो जाएगा काम। यस। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या लगाना क्या होता है, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया। और इसमें जो है किस तरह की सिचुएशंस पूछे, एक तो सिंपल के जी सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये थी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी बताएं। सम टाइम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है। सम टाइम वो आपको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी होती है, सोर्स फ्रीक्वेंसी दी होती है, स्पीड ऑफ सोर्स पूछ लेता है, बाकी ये स्पीड्स गिवन होती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्पीड ऑफ सोर्स मस्ट बी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ वेव। अगर दोनों इक्वल हो जाती हैं तो ये नीचे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी माइनस में नहीं हो सकती। अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो ये नीचे माइनस में आ जाएगा। सो ओवरऑल चेंज जो है ना, अ, अगर आपसे वेवलेंथ की टर्म में बात करें कि वेवलेंथ आपको ओरिजिनल वेवलेंथ गिवन है और वेवलेंथ का चेंज पूछ रहा है, तो आपको ये फार्मूला जो है ये फ्रीक्वेंसी का गिवन है। ठीक है, तो उससे वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी निकाल के ओरिजिनल वेवलेंथ आपको पता है तो सोर्स से जो है उससे उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दें। सो उसकी फॉर्म में जो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आप निकाल के उससे निकाल दें, या आप फार्मूला लगा दें वी। इधर से ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि एफ ऑब्जर्व्ड इज वी एफ एस ओवर वी प्लस वी एस। तो आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये क्या होता है, ये स्पीड ऑफ वेव है, एफ फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। सो स्पीड ऑफ वेव, एफ ऑब्जर्व्ड टाइम वेवलेंथ ऑब्जर्व्ड, एफ एस वेवलेंथ ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ कम हो रही होगी ना, तो यहाँ से ये रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं कि वेवलेंथ को हम यहाँ से सब्जेक्ट बना दें तो वी ओवर लेमडा। ठीक है, वी ओवर लैम्ब्डा। लेमडा ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू वी एफ एस जो होगा वो आपके पास होगा वी ओवर लेमडा एस, यहाँ पे लिखते हैं।
ओवर वी प्लस वी एस। तो यहाँ से उनका रिलेशनशिप भी आप निकाल सकते हैं, ये इससे कैंसिल कर दें एक। सो 1/λ0 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा एस वी प्लस वी एस। तो दोनों साइडों का बेटा रेसिप्रोकल ले लें, तो लैम्डा ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू लैम्डा एस वी प्लस वी एस ओवर वी। तो ये भी लगा सकते हैं आप, या उसी से फ्रीक्वेंसी निकाल के फिर वो कर दें। ठीक है, ये तब लगेगा जब व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स था या वे। ये कब लगता है, वी प्लस वी एस। जब टुवर्ड्स हो। टुवर्ड्स क्यों, टुवर्ड्स में तो नीचे माइनस आता है भाई, हाँ, डिनोमिनेटर माइनस। कम होना चाहिए और जी वो ज्यादा। डिमोड। ये मूविंग अवे होगा। मूविंग अवे में फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो ये वेवलेंथ, दिस वेवलेंथ इज ग्रेटर देन दिस। आप कोई भी लगा के देख लें, वी प्लस वी एस ओवर वी विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो मोस्टली वेवलेंथ की टर्म में बात नहीं करता, वेवलेंथ की टर्म में सिर्फ बात करता है जब लाइट की फॉर्म में डॉपलर इफेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। मसलन एक स्टार है, यू आर ऑब्जर्विंग ए स्टार, यू आर एट रेस्ट एंड स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम यू। ठीक है, ये स्टार ने एक लाइट एमिट की यहाँ से, सो व्हेन स्टार इज मूविंग अवे, अब लाइट को जब हम देख रहे होते हैं यहाँ पे अर्थ पे, तो हम लाइट के इफेक्ट को देख सकते हैं, साउंड तो कोई नहीं यहाँ होती, तो इसलिए फिर हम उसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। सो व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे, यहाँ जो वेवलेंथ होगी, लैम्डा ऑब्जर्व्ड विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ सोर्स। ठीक है, यहाँ से जो वेवलेंथ इसने ऑब्जर्व सेंड की थी, वो वेवलेंथ लैम्डा एस है, जहाँ इसको जो यहाँ पे परसीव हुई या अर्थ पे जो हमें मिली, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं रेड शिफ्ट। क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट। हम उसके स्पेक्ट्रम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोर्स, ये स्टार हमसे दूर जा रहा है या करीब आ रहा है। अगर उसका ओरिजिनल स्पेक्ट्रम हमें पता है, तो हम देख लेंगे कि वो टूवर्ड्स रेड शिफ्ट हो रही है, उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। और अगर स्टार आपकी तरफ आ रहा है, तो फिर क्या होगा, वेवलेंथ विल डिक्रीज देन। मीन्स देखा फ्रीक्वेंसी। हाँ, सो लेमडा ऑब्जर्व्ड विल बी स्मॉलर देन लेमडा एस। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू शिफ्ट। आपको पता है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, हम्म। तो इसलिए इसको रेड शिफ्ट का नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, लाइट के केस में हम उसकी वेवलेंथ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी सोर्सेज के केस में आप जैसे देखें, आपकी तरफ कोई गाड़ी आ रही है हॉर्न बजाती, तो आप उसकी साउंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स के अंदर डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल टाइप ऑफ वेव्स, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, बाकी जो भी वेव्स हैं, उनके अंदर जो है वो डॉपलर इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। जी सर। पहले क्वेश्चन को देखें, हाई स्पीड ट्रेन अप्रोचेज अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट स्पीड ऑफ, सो दिस इज वी
Vs, speed Hmm. of source. The train's horn emits a sound of frequency this that is ये FS हो Fs. The speed of the sound is V. 340. What is the observed frequency of the sound from the horn? The source is approaching. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F naught is, VFS over V minus F naught is VFS over. V minus FS हाँ, ये जरा VS. ख्याल रख लेना है कि जब उसकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना चाहिए और डिनोमिनेटर मतलब माइनस साइन कम हो जाना चाहिए। सो इस फार्मूले को बेटा जी लगाएंगे तो आप बड़े आराम से वी लगा दें इसकी जगह 340 टाइम FS 250 ओवर 340 -80। बेटा जल्दी जल्दी कर देंगे, क्या आंसर आता है? 326.9 ठीक है, 326.9। 7. हाँ, तो डी आंसर आ गया ना। जी तो इसलिए जो है, अब देखें सारों में ही कम हो रही है, लेकिन विदाउट कैलकुलेशन आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते कि आप कहें जी हमने वो कर देना है। अगले क्वेश्चन में देखें, ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर वह at a speed of this, the speed of sound is this, what is the frequency of the sound heard by the observer? बड़ा सीधा साधा काम है, फॉर्मूले में चेंज आएगा V आपको। जी। VFS over V plus VS. हाँ, सो एफ नॉट इज VFS ओवर V प्लस VS। VS वैल्यूज क्या है? V कितना है? स्पीड ऑफ साउंड 330। 330. फ्रीक्वेंसी क्या है ओरिजिनल? 1000. 1000। 330 प्लस 30. 30 तो कर लेंगे ना। जी क्या आंसर आएगा? इसको स्ट्रेट अवे इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, अगर गेस भी करना हो तो इन। 9 हाँ, 917. 970। क्लियर? Yes. ये देखो बेटा, a source of sound of frequency f at point z is moving at a steady speed. The pattern of the emitted wavefronts is shown. Which row describes the frequency of the sound heard by the stationary observer at x and at y? x से दूर जा रहा है सोर्स, जी और सॉरी y से दूर जा रहा है, x की तरफ आ रहा है। सो फ्रीक्वेंसी एट x विल बी ग्रेटर देन f great in और फ्रीक्वेंसी एट y विल बी स्मॉलर देन F. f। तो कौन सा आंसर है? फ्रीक्वेंसी एट x विल बी ग्रेटर देन f और फ्रीक्वेंसी एट y विल बी स्मॉलर देन f। जी अगर वेवलेंथ होता, वेवलेंथ एट x इज स्मॉलर देन द ओरिजिनल वेवलेंथ और यहाँ पे ज़्यादा है। A stationary source emits a sound of frequency f. The source now moves away from the stationary observer. Which statement is correct? तो अब आप अवे जा रहे हैं तो आप देख सकते हो। ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया क्वेश्चन कि एम्बुलेंस ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट अ स्पीड ऑफ दिस, इट सायरन एमिट्स sound of frequency this, the speed of sound in the air is this, the ambulance passes a man standing at the side of the road। अब ये पॉज कर रही है उसको, तो पहले उसकी तरफ आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द मैन एज द एम्बुलेंस मूव्स टुवर्ड्स हिम? एम्बुलेंस मूव्स अवे फ्रॉम दैट। दो दफा फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जी करा दिया मैंने। यस ये देखें द सन, इसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे करेंगे। ये वेवलेंथ की फॉर्म में बात हो रही है। ये क्वेश्चन भी देखें और इसको ट्राई करें। इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। फिर ये देखो ये क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला। ए सोर्स emitting a sound of single frequency travels at constant speed directly towards an observer। ऑब्जर्वर की तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पहले, और फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो पहले ज़्यादा, फिर जब लीव कर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम। मूविंग टूवर्ड्स
ज्यादा फ्रीक्वेंसी, देखो हर जगह फिर फ्रीक्वेंसी सेम ही है। ये नहीं कि सोर्स उसकी तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में फर्दर चेंज नहीं आ रहा, जब गुजर जाता है तो जो कमी आ गई वही रहती है। क्लियर? यस। इसमें जो है ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है कि जब जैसे ये बाइनरी स्टार है, ये रोटेट कर रहा है, तो इसको जो लाइट मिल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अब इसकी जो इसकी तरफ आने वाली रिलेटिव स्पीड है वो डिफरेंट है हर जगह पे। ठीक है, यहाँ से इधर आने की आएगा तो फिर इधर आएगा।